हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। 5वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 6ठे दशक के दौरान, 8वें दशक के दौरान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 7वें दशक के दौरान। हरित क्रांति 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966-67 से प्रारंभ हुई। यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो हरित क्रांति 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966-67 से प्रारंभ हुई। यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा, राजकृष्णा द्वारा, RKV राव द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई MS स्वामीनाथन द्वारा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति का भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया। उन्होंने इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात कही है। नंबर 1, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना। यानी कि मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उसकी उन्नति के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का भी उपयोग किया जाना चाहिए। सेकंड नंबर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वर्षा जल संचयन भी इसे कहा जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल बाद में खेती के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर है, इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र AEZ तथा सुविधा कृषि पर बल देना आवश्यक है। यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन तथा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चरल पर बल देना भी यहाँ पे आवश्यक बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वो किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, तीनों ही पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन E बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, GS खुश, BP पॉल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन E बोरलॉग। तो जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया ही है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के
जनक माने जाते हैं। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 25 मार्च 1914 को आयोवा प्रांत में उनका जन्म हुआ था। यही उनका कर्म क्षेत्र रहा है। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का, सी सुब्रमण्यम का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हरित क्रांति का संबंध किससे रहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर स्वामीनाथन का। डॉक्टर स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से रहा है। भारत में हरित क्रांति का पिता, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का उपयोग या प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम और हरी वनस्पति। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 से हुआ माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई की सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। यानी कि इसमें क्या किया गया कि उच्च उत्पादक बीजों हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा इसके साथ ही उर्वरकों का अधिक प्रयोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का उपयोग करने लगे। सिंचाई की सुविधाओं की तरफ फोकस किया गया। तो और भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम HYVP की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। तो यह भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम HYVP की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। अब मैं थोड़ा सा आपको रॉकफेलर जो फाउंडेशन है उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। रॉकफेलर फाउंडेशन एक निजी फाउंडेशन है और परोपकारी चिकित्सा अनुसंधान और कला वित्त पोषण संगठन है। शिक्षा का ये समर्थन करता है और यह सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान और वैश्विक पर्यावरण अध्ययन और लोकतंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय परोपकार के निर्माण, अनुदान और फेलोशिप प्रदान करती है। और इसके बारे में अगर और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो द रॉकफेलर फाउंडेशन इज़ एन अमेरिकन प्राइवेट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एट 425th एवेन्यू, न्यूयॉर्क सिटी। फाउंडर्स कौन थे इसके? जॉन डी रॉकफिलर जूनियर, फ्रेडरिक टेलर गेट्स। और ये कब फाउंडेड हुई है? 14 मई 1913 को न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित एक फाउंडेशन है। चलिए करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीकी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। तो 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन कौन करता है? उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, यानी कि जैसा कि ऊपर बताया गया है HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी
प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। आंसर सही होगा ऑप्शन सी, गेहूं के उत्पादन से। व्याख्या भी देख लेते हैं अभी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से हुई। 1966 टू 1967 से इसकी शुरुआत हुई। विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में से सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। तो गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 2 से 2.5 गुना बढ़ाया गया, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में किसे फायदा हुआ? गेहूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? तिलहन, गेहूं, गन्ना और दालें। आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं। जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं कि गेहूं के उत्पादन में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में ग्रोथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की सर्वाधिक प्रगति की है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। ऑप्शन ए चावल के उत्पादन में, ऑप्शन बी दालों के उत्पादन में, ऑप्शन सी पटसन के उत्पादन में, ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गेहूं के उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। ये सब तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सब पहले से ही जानते हैं। इसके पश्चात वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। तो हरित क्रांति का आगमन कब हुआ? 1966 और 67 में। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में, किसमें? गेहूं के उत्पादन में की है। अतः विकल्प डी आपका सही है, यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन में सर्वाधिक प्रगति की है। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सी थी या कौन सा फसल महत्वपूर्ण थी? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं, मैक्सिकन गेहूं। तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे मैक्सिकन गेहूं। भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलोग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र CIMMYT से मंगाया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीजों के प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के प्रयोग से कृषिगत उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई थी। इसी को किस चीज़ की संज्ञा दी थी? हरित क्रांति की इसको संज्ञा दी गई थी। और इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे कि बोरलोग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगवाया गया था। अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र यानी कि CIMMYT के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। यह एक स्पेनिश नाम है, फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रो इंटरनेशनल डी मेजोरमिएंटो डी माइज वाई डी ट्रिगो द्वारा जाना जाता है इसको।
एक सेकंड ज़रा, आपको ये नाम दिखाई देती हूँ मैं, एक सेकंड। CIMMYT एक स्पेनिश नाम है जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रो इंटरनेशनल डी मेजोरेमिएंटो डी माइज वाइट रिगो द्वारा इसे जाना जाता है। CIMMYT गैर लाभकारी संगठन है जो मक्का व गेहूं की उन्नत किस्मों का विकास करता है। मक्का व गेहूं की उन्नत किस्मों का क्या करता है? विकास करता है। खाद्य सुरक्षा और क्या करता है? खाद्य सुरक्षा में योगदान करता है। ये इसका गठन कब हुआ? 1943 में इसका गठन करना स्टार्ट किया था। 1971 में जाके इसको स्थापित किया गया था, इस्टाब्लिश किया गया था। और इसके बाद उत्पादन को बढ़ावा देने, फसल की बीमारी को रोकने और छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करने में यह है क्या करता है? मदद करता है। छोटे किसानों की जो आजीविका है उसमें सुधार किया जाए, बीमारियों को रोका जाए, जो फसलों पर बीमारियां हो जाती हैं, और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। इन सब में ये जो है CIMMYT जो संगठन है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। क्या रिकॉर्ड अंक था? हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? ऑप्शन ए 1500 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2000 किलोग्राम, ऑप्शन सी 2222 किलोग्राम, ऑप्शन डी 3000 किलोग्राम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 2000 किलोग्राम। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। यानी हरित क्रांति के दौरान उत्पादन में कितनी ग्रोथ हो गई थी? लगभग 3% पर एकड़ के हिसाब से। वर्ष 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। अगर हम देखें 2021 और 22 के ईयर के अकॉर्डिंग, तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं तथा चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। सेकेंड ऑप्शन है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना है। ऑप्शन क्या दिया गया है थर्ड यहाँ पे, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और 4 नंबर पर क्या दिया गया है? इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन यानी कि क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो उनका भी समाकलन करना है। तो नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, उनमें से सही को हमें चुनना है। कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 व 2, ऑप्शन बी में 2 व 3, नेक्स्ट है 2 व 4, नेक्स्ट 1 व 4। तो सही आंसर है सी 2 व 4। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक व तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन भी करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं भी नहीं कही गई थी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य क्या था कि जो हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित नहीं हो सके हैं ऐसे क्षेत्रों में भी बीज, पानी, उर्वरक व तकनीक का विस्तार किया जाए
और पशुपालन के साथ साथ सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का भी समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज। तो 1 नंबर पर क्या है? उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो हरित क्रांति के घटक कंपोनेंट पूछे गए हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी चारों। हाई यील्डिंग वैरायटी के जो किस्म के बीज हैं उनके उत्पादन के बारे में। और ये नेक्स्ट है इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड्स एंड मार्केटिंग। तो ये सभी चारों के चारों इसमें हो जाएंगे। विस्तार भी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। देखो, भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, यानी अच्छी क्वालिटी के बीज यूज किए जाएं, खाद वगैरह यूज की जाए, अच्छी इरिगेशन की जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, ठीक है। और विद्युतीकरण यानी कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ तक विद्युतीकरण किया जाए और विपणन कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। इन सबको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति में ये चारों घटक आपके कंपोनेंट शामिल हो जाएंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण क्या बताया गया है? भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ए में क्या दिया गया है? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी में क्या दिया गया है? ए गलत है परंतु आर सही है। सी में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। डी, ए सही है परंतु आर गलत है। तो आंसर सही क्या होगा? ए, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र इससे अछूता रह गया, यानी कि 40% पर यह प्रभावी रहा और 60% एरिया इससे अछूता रह गया, यानी वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव, हरित क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला। हरित क्रांति से क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी होना न हो पाना है, न कि उत्पादन में वृद्धि। यानी कि इसका कारण ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि कहीं पे उत्पादन में वृद्धि हो गई तो ये इसका कारण होगा, बल्कि इसका कारण ये है कि हरित क्रांति कई क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। क्या कारण दिया गया है? इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना है, ना कि उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि के कारण हरित क्रांति में असमानताएं नहीं आई हैं, बल्कि वहाँ पे कई क्षेत्रों तक हरित क्रांति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। इसके कारण क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएं आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनबो रिवॉल्यूशन। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त सभी से। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी से। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की
घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना की गई। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी रिवॉल्यूशन है उन सभी के क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न क्रांति इत्यादि को इसमें शामिल किया गया। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध उपर्युक्त सभी क्रांतियों से है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन श्वेत क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4, यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये तो हो गई आपकी हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, उर्वरक हो गया आपका भूरी क्रांति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से मैच करता है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक आपका भूरी क्रांति। गुलाबी क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, लहसुन से, अंगूर से, प्याज से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्याज से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं, जैसे काली क्रांति पेट्रोलियम कच्चा तेलों के उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ये सभी इनसे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है कौन सी? काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम वगैरह से संबंधित है, कच्चा तेल के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, ये यहाँ पे क्रांति दी गई, ये संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। गोल्डन क्रांति तिलहन उत्पादन, ग्रे क्रांति बागवानी व शहद, पीली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, ब्लैक क्रांति उर्वरक। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। गोल्डन क्रांति आपकी बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति आपकी उर्वरक से संबंधित है। ग्रे क्रांति आपकी उर्वरक से संबंधित है। येलो रिवॉल्यूशन आपकी किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। और ब्लैक क्रांति आपकी पेट्रोलियम के उत्पादन से, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो व्याख्या देख लेते हैं। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन आपकी पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपकी हॉर्टिकल्चर से एंड हनी प्रोडक्शन से, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से संबंधित है, ब्लैक रिवॉल्यूशन आपकी पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति और
यहाँ पे दिए गए हैं उससे संबंधित क्षेत्र। सुनहरी उद्यान, श्वेत दूध, नीली कुक्कुट पालन, हरित कृषि। तो आपको पता है ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा आपका। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। ठीक है, तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। तो नीली क्रांति के सामने क्या दिया है? कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग। व्याख्या देख लेते हैं अभी। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध कृषि की फसलों के उत्पादन से, जबकि नीली क्रांति का कुक्कुट पालन से नहीं बल्कि मत्स्य पालन से है, फिश प्रोडक्शन से है। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीली क्रांति संबंधित है कृषि से, लौह इस्पात उद्योग से, सिंचाई से, मत्स्य पालन से। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिश प्रोडक्शन या मत्स्य पालन से। कौन सी क्रांति संबंधित है? नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति से संबंधित है? ये पहले वाला क्वेश्चन ही रिपीट किया गया है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। नीली क्रांति से संबंधित पूछा गया है पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य पालन। उपयुक्त व्याख्या। जैसे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो ये पढ़ ही लिया है हमने, मत्स्य पालन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हैं। तो नीली क्रांति से संबंधित कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी मत्स्य पालन, फिश प्रोडक्शन। भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। देखिए दोबारा से फिर से, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे मछली के उत्पादन से। ऑप्शन सी। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था PAU लुधियाना में, GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, ISSR लखनऊ में, IARI नई दिल्ली में। तो कहाँ पे जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था? कहाँ पे विकसित किया गया था? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। यानी कि टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए हुए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया है। तो थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ जो कि मैंने यहाँ नोट कर रखी है। जीरो टिलेज मशीन आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली सीड ड्रिल जैसी ही है। अंतर सिर्फ इतना ही है, मतलब है तो वैसी ही पहले वाली जैसी। अंतर कितना है कि अंतर सिर्फ इतना है कि सामान्य सीड ड्रिल में लगने वाले फालों की जगह इसमें पतले फॉल या टिन्स लगे होते हैं। तो इसमें जो हम बोलते हैं ना आमतौर पर फाल वगैरह जो लगे होते हैं वो पतले लगे होते हैं। तो जीरो टिलेज मशीन आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली सीड ड्रिल जैसा ही होता है। सीड ड्रिल जैसा ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि सामान्य सीड ड्रिल में लगने वाले फालों की जगह इसमें पतले फाल लगे होते हैं। जो सामान्य फाल होते हैं उसकी बजाय इसमें पतले फाल लगे होते हैं। डिफरेंस इतना सा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सफ़ेद दूध, तो सफ़ेद दूध के उत्पादन से हरा अनाज, सुनहरा उद्यान, नीला मुर्गी पालन। तो आपने इतना जो ऊपर के क्वेश्चन है उनमें कितनी बार देखा है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से संबंधित न हो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी यहाँ क्या पूछा गया था कि कौन कृषि की क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो सफ़ेद दूध से संबंधित है, सुनहरा उद्यान से संबंधित है, हरा अनाज से संबंधित है और नीला मत्स्य पालन से संबंधित है, ना कि मुर्गी पालन से। दिए गए विकल्पों में नीला शब्द नीली क्रांति का सूचक है, जो कि प्रतीकात्मक रूप से मत्स्य पालन से संबंधित है, न कि मुर्गी पालन से, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। निम्न में कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो कौन सी एक फसल आपकी व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी बाजरा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। दिए गए फसलों में बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। वहीं तुलनात्मक दृष्टि से गन्ना, कपास एवं केला व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आते हैं। गन्ना, कपास एवं केला व्यापारिक फसलों की कैटेगरी में आते हैं तथा इन्हें नकदी या कैश क्रॉप्स कहा जाता है। इन्हें नकदी या कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है। परंतु ध्यान रहे कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। विभिन्न जो प्रदेश हैं उसमें कृषि के जो वाणिज्यीकरण का स्तर है, वाणिज्यीकरण का जो लेवल है उसमें अलग अलग है। उदाहरण के लिए अगर देखें, हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। तो यहाँ पर आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।